नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान के छठे अध्याय जिसका नाम है अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान, इस पाठ में हम लोग जो है आज क्वेश्चन आंसर इस पाठ का और साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पाठ का हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका लिंक भी पिन किया गया है ताकि आपको कोई भी अगर क्लासेज का PDF नोट चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी को आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और आइए हम लोग सबसे पहले जो है इस चैप्टर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऋण युक्ति क्या है। ऋण युक्ति क्या है ये आपको जो है बताया गया है। तो ऋण युक्ति पूछा जा रहा है इसमें कि ऋण युक्ति क्या होता है। तो इसमें दे रहा है कि नकारात्मक और असुखद मूल्य, दूसरा है सकारात्मक और असुखद मूल्य, विधिक न्यायिक निर्णय और इनमें से सभी। तो ऋण युक्ति क्या होता है तो याद रखिएगा ये आपका नकारात्मक और असुखद मूल्य होता है। तो आपका पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास में कार्य करने वाले तत्वों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया या कितने वर्गों में इसको रखा गया है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो जो हमारा मनोवृत्तियों के निर्माण एवं विकास के कार्य करने वाले जो तत्व है उसको मोटे तौर पर 4 भागों में जो है बांटा गया है। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि ऋण युक्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर लिपमैन के द्वारा जो है किया गया था। जब मैं आप लोग को ऋण युक्ति के बारे में बता रहा था तो इसमें सबसे पहले मैंने यही बताया था कि इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वाल्टर लिपमैन के द्वारा जो है किया गया था। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक SM मोहसिन ने किस संप्रदाय को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है आपका कि संज्ञानात्मक का संप्रदाय, द्विस्तरीय संप्रदाय और संतुलन का संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे MS मोहसिन थे उन्होंने जो है द्विस्तरीय संप्रदाय का जो है प्रतिपादन किया था। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 का कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक क्या होता है। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक क्या होता है ये क्वेश्चन संख्या 5 में पूछा जा रहा है। तो 5 का आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन है अतिरिक्त सूचना, प्राथमिक समाजीकरण और सुरक्षा और आवश्यकता। तो मनोवृत्ति निर्माण का जो मुख्य निर्धारक होता है क्वेश्चन संख्या 5 में जो है पूछा जा रहा है। तो इस मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक क्या होता है तो प्राथमिक समाजीकरण होता है। तो आपका 5वां का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 के बारे में। कहा जा रहा है कि किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति या झुकाव होता है उसको क्या मनोवृत्ति कहते हैं। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये पूछा जा रहा है कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति या झुकाव होता है उसको मनोवृत्ति कहते हैं। तो ये किस मनोवैज्ञानिक का परिभाषा दिया गया था, गर्गेन का, आल्पोर्ट का, केच एवं क्रसफील्ड का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्गेन हो जाएंगे, ठीक ना, गर्गेन हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 पर चलेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है। संज्ञानात्मक तत्व, भावात्मक तत्व, स्मृति तत्व और व्यवहार परक तत्व। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मनोवृत्ति का कौन तत्व नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मृति तत्व जो आपका क्या होगा, मनोवृत्ति का तत्व नहीं होगा, ठीक। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 8 पर कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। तो पूर्वाग्रह जो है एक आपका मनोवृत्ति का प्रकार होता है। तो 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन कारक पूर्वधारणा को कम नहीं करता है। पूर्वधारणा को कौन सा ऐसा कारक है जो कम नहीं करता, ये पूछा जा रहा है। कह रहा है अंतर समूह संपर्क, पूर्वाग्रह, विरोधी प्रचार, शिक्षा या रूढ़िबद्ध। 9 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि पूर्वधारणा को कौन कम नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। अंतर समूह संपर्क हो गया, पूर्वग्रह, विरोधी प्रचार, शिक्षा और रूढ़िबद्ध। तो देखिए शिक्षा जो है पूर्वधारणा को कम करेगा, अगर एजुकेशन होगा तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है पूर्वाग्रह विरोधी विचार, तो इसका हम लोग विचार करेंगे, प्रचार करेंगे पूर्वाग्रह के विरोध में, तो फिर ये भी हमारा जो क्या करेगा, पूर्वधारणा को कम करेगा। अंतर समूह संपर्क भी कह रहा है तो ये भी आपका नहीं होगा,
क्योंकि कह रहा है पूर्वधारणा को कौन कम नहीं करता है, तो ये रूढ़िबद्धता यानी रूढ़ियुक्ति जो है पूर्वधारणा को कम नहीं करेगी, तो ये इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर जो है रूढ़िबद्ध हो जाएगा, ठीक ना। ये पूर्वधारणा को कम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। क्वेश्चन संख्या 10 में, क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है दिया गया था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संबंध या संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन संख्या 11 में पूछा जा रहा है। अब अगर आपसे संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय का पूछ देगा, तो इसमें अगर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लियोन फेस्टिंगर हो जाएंगे, ठीक ना। लियोन फेस्टिंगर के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन उप प्रक्रिया होती है। यानी छवि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई उप प्रक्रियाएं भी होती हैं, तो इसमें पूछ रहा है चयन होगा कि अनुमान होगा कि संगठन होगा या उपरोक्त सभी होगा। तो चयन, जब हम लोग छवि निर्माण के बारे में पढ़े थे तो उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि इसमें कई उप प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा चयन हो गया, अनुमान हो गया, संगठन हो गया, ये सभी उप प्रक्रियाएं क्या है, सम्मिलित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 13 की अगर हम लोग बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक है या नकारात्मक है। क्वेश्चन संख्या 13 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता है कि यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किसी सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक होती है। तो ये चरम सीमा हो जाएगा इसका राइट आंसर 13 का। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग अगर 14 की बात करेंगे, कह रहा है कि अभिवृत्ति को विचारपरक घटक को कहा जाता है। यानी अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाएगा, भावात्मक पक्ष कहा जाएगा या व्यवहारात्मक पक्ष, या इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर प्रश्न में जो है ये पूछा जा रहा है, बताइए। कह रहे हैं यहाँ पर कि अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को क्या कहा जाता है। तो विचारपरक घटक को जो है संज्ञानात्मक पक्ष जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है क्रियात्मक घटक, विचारपरक घटक, सामवेगिक घटक या उपरोक्त सभी। तो सामवेगिक घटक जाना जाएगा, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यक्षकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्षणकर्ता कहते हैं। और जिसके लिए छवि बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि एक स्कीमों का अन्वितीय योजना है, मानसिक संरचना, शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना या इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर प्रश्न का जो है क्या होगा जवाब, आप लोग बताइएगा। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक स्कीमों या अन्वितीय योजना क्या कहलाती है, तो यह जो है मानसिक संरचना कहलाता है। तो आपका 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, परिवार का, बुद्धि का, आयु का या जाति का। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारा परिवार का पड़ता है मनोवृत्ति के विकास में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्षमता, अभिरुचि, पूर्वाग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह कहेंगे। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 20 पर चलेंगे। 20 पर चलेंगे, कह रहा है कि समाजोपकारी व्यवहार प्रायः किससे प्रभावित होती है। तो समाजोपयोगी व्यवहार प्रायः जो है अधिगम से, प्रतिक्रिया से, पूर्वाग्रह से, इन तीनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसलिए आपका 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं और निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव क्या कहलाता है। तो यह आपका जो है सामाजिक श्रमावन्यन कहलाता है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। छवि निर्माण की प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, चयन, संगठन, भूमिका निर्वहन और अनुमान। क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 22 में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपके 22 में अनुमान जो है ये आपका छवि निर्माण में जो क्या है, सम्मिलित नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन संख्या 23 को देखेंगे कि पूर्वधारणा का अर्थ क्या होता है, तो अनुभव के आधार पर विचार या किसी व्यक्ति या समूह के प्रति
पूर्व निर्धारित नकारात्मक भावना या तर्क संगत निर्णय या उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर इसमें हम देखेंगे कि पूर्वधारणा का अर्थ जो है क्या है, तो पूर्वधारणा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्व निर्धारित नकारात्मक भावना। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का बी। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो यानी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कुल मिलाकर के 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही सही मालूम था। ध्यान रखिएगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति क्या है, या इसी को जो है एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि मनोवृत्ति के स्वरूप का वर्णन करे, या मनोवृत्ति क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ देगा कि मनोवृत्ति का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि मनोवृत्ति शब्द का व्यवहार हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, ठीक, जिसमें हम समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों या समूहों के प्रति अपने विचार या अनुभव की मानसिक प्रतिछाया प्रकट करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। तो मनोवृत्ति एक तरह का क्या होता है कि जैसे हम लोग देखा देखी करते हैं, ठीक है, किसी और का जो है मतलब कि काम कर रहा है जिस तरीके से वैसा हम काम करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मनोवृत्ति के रूप में होता है। इसके बाद दूसरा नंबर है कि मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर स्पष्ट करें। मनोवृत्ति क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो देखिए मनोवृत्ति क्या है, जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि यह एक किसी व्यक्ति या वस्तु या समूह के प्रति जो प्रकट होने वाली मानसिक प्रतिछाया होती है वही हमारा मनोवृत्ति कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे विश्वास का, तो विश्वास जो है मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को क्या करता है, इंगित करता है, तथा ऐसे आधार का निर्माण करता है जिन पर मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्या होती है, हमारी टिकी होती है। जैसे मान लीजिए ईश्वर पर विश्वास करना, तो हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, विश्वास के रूप में होता है। तो ये अंतर भी पूछा जा सकता है, मनोवृत्ति और विश्वास में क्या अंतर है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि मनोवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन करें। तो मनोवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक जो है कई तरह के होते हैं, जैसे शैक्षणिक निर्देशन के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं, व्यवसायिक निर्देशन के लिए, व्यक्तिगत निर्देशन के लिए, नैदानिक समस्याओं के समाधान के लिए। आगे कहा जा रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन का वर्णन करें। यानी ये जो तीसरा नंबर प्रश्न था इसमें ये बताया गया कि मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। तो ये सब मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि मनोवृत्ति परिवर्तन का वर्णन करें, तो मनोवृत्ति का परिवर्तन जो दो तरीके से होता है, एक अनुकूल होता है और एक प्रतिकूल होता है। अनुकूल में मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति अगर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है तो उसी दिशा में क्या होगा, उसकी जो मनोवृत्ति बढ़ते रहेगी, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूल परिवर्तन कहलाता है, ठीक। और इसी तरह मैंने आप लोग को प्रतिकूल परिवर्तन के बारे में भी बताया था कि जब किसी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, यानी अगर धनात्मक मनोवृत्ति है तो ऋणात्मक होने लगे, यानी निगेटिव की ओर जाने लगे, या फिर किसी की निगेटिव मनोवृत्ति है वो पॉजिटिव की ओर जाने लगे, तो क्या हो रहा है, उसमें प्रतिकूल परिवर्तन देखा जा रहा है। यानी अपनी दिशा को छोड़ करके वो क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो वहीं क्या होता है, अनुकूल परिवर्तन होता है। तो ये प्रतिकूल परिवर्तन होता है। अनुकूल यानी उसी दिशा में और प्रतिकूल यानी कि विपरीत में। तो वहीं अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल परिवर्तन होता है मनोवृत्ति में भी। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता भी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में दूरदर्शन की भूमिका का वर्णन करें। यानी जो हमारा मनोवृत्ति हो गया, जो मानसिक प्रतिछाया हम किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के प्रति बनाते हैं, तो इसमें हम परिवर्तन हम लाते हैं। तो परिवर्तन में हमारा जो दूरदर्शन होता है इसका भी क्या होता है, एक भूमिका होता है अपना। जैसे कहा जा रहा है कि दूरदर्शन एक प्रचार का साधन है जिसमें समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, उसके बाद कहा जा रहा है सिनेमा, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं आदि सम्मिलित होती हैं, जो कि क्या करती है, एक प्रचार का काम करती हैं, तथा इनके माध्यम से जो है देश विदेशों में आवश्यक सूचनाएं पहुंच जाती है, जिसके कारण उनकी मनोवृत्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है और उनमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो यानी हमारे जो टेलीविज़न भी है या फिर हमारा जो दूरदर्शन भी है, ये भी क्या करता है, हमारे मनोवृत्तियों में परिवर्तन करने का एक माध्यम और एक जरिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। यह VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जो 5 अंक वाला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। 2 अंक वाला में भी पूछा जा सकता है। तो ये इसका उत्तर होगा कि BA पारीख ने NCC परीक्षण के प्रति छात्रों की जो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति हो गई उसको मापने के लिए क्या किया, एक परीक्षण का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 22 एकांश होते हैं और जो NCC प्रशिक्षण एवं
उसके विविध गतिविधियों या कार्यक्रमों आदि के पक्ष और विपक्ष में छात्रों की जो मनोवृत्ति होती है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यह परीक्षण स्वयं पर किया जा सकता है और विषय में छात्रों की मनोवृत्ति क्या है इसको प्रदर्शित करना है। इसको पूरा करने में 10 मिनट का क्या होता है, समय लगता है। तो ये आपको मनोवृत्ति परीक्षण की क्या उपयोगिता है उसके बारे में था। अगला क्वेश्चन, पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा क्या होता है। तो देखिए पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा क्या होता है, ये अंग्रेजी का शब्द जो प्रेजुडिस है, ठीक ना, अंग्रेजी भाषा का जो प्रेजुडिस शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई और लैटिन शब्द जो है प्रेजुडिशियम से ये क्या है, ये बना हुआ है। अब इसमें हम लोग प्रे जो शब्द लेते हैं प्रे, तो प्रे का अर्थ होता है पूर्व या पहले, ठीक, और जुडिशियम का अर्थ होता है निर्णय लेना। तो इसका मतलब होता है कि हम किसी भी बात पर या किसी भी विषय पर क्या करें, पहले से क्या करें, निर्णय ले लें। वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा कहलाता है, ठीक ना। तो पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा क्या है इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी में अंतर भी पूछ देता है कि रूढ़ि युक्ति और पूर्वाग्रह में क्या अंतर है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर रूढ़ि युक्ति क्या है, दे ही दिया। तो रूढ़ि युक्ति जो का मतलब होता है कि एक किस्म की पूर्वाग्रह को पाल करके जीना, या फिर कहा जा रहा है कि हम एक तरह के चीज़ों को मान लेते हैं और उस पर एक ही ढंग से क्या करते हैं, बर्ताव करते हैं। कोई शख्स जो है इस तरह के छवि मान लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ि युक्ति कहते हैं। और सर्वप्रथम 1990 में वाल्टर लिपमैन ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। ये चीज़ याद रखना है कि 1990 का है, 1922 होगा, ठीक ना। 1922 में वाल्टर लिपमैन ने क्या किया था, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक। तो ये रूढ़ि युक्ति क्या होता है कि एक तरह के जो है हम मत को मान करके उसको क्या करते हैं, जीते रहते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले इसका एक और परिभाषा दिया गया है। जैसे कह रहा है कि रूढ़ि युक्ति किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्तियों की एक मानसिक प्रतिछाया होती है जिसके आधार पर उनमें कुछ सीलगुण जो है वो आरोपित किया जाता है। जैसे मुसलमान कट्टर हो गए, क्षत्रिय बहादुर हो गए, ब्राह्मण बुद्धिमान हो गए, तो ये सब जो छवि दी जाती है, तो ये रूढ़ि युक्ति कहलाता है। तो रूढ़ि युक्ति का कि ये भी परिभाषा है और एक परिभाषा जो आपका ये भी है। तो ये दोनों परिभाषा में से जो आपको सही लगे आप लोग याद रखिएगा इसको। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक अवरोध क्या है। सामाजिक अवरोध क्या है, तो सामाजिक अवरोध का अर्थ है दूसरे की उपस्थिति में जो है ना अपरिचित अथवा नए कार्यों के निष्पादन में कमी, वही क्या कहलाता है, सामाजिक अवरोध कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रूढ़ि युक्ति या पूर्वाग्रह में अंतर बताने के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि रूढ़ि युक्ति क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, लेकिन अब इसमें अंतर भी आपसे पूछता है कि पूर्वाग्रह क्या होता है, रूढ़ि युक्ति में अंतर क्या है। तो इन दोनों में जो है ना कई तरह का अंतर देखा जाता है। जैसे रूढ़ि युक्ति को हम लोग देखेंगे तो यह पूर्वकल्पित मतों की ओर संकेत करता है। रूढ़ि युक्ति जो गलत वर्गीकरण करने वाली धारणा होती है। साथ ही कहा जा रहा है कि रूढ़ि युक्तियाँ जो है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों विशेषताओं में पाई जाती है और यह जो है एक समूह के मापदंडों से क्या होता है, संबंधित नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग पूर्वाग्रह की बात करेंगे तो यह किसी समूह के सदस्यों के प्रशिक्षण किए बिना जो है कोई निर्णय लेने पर होती है। यह जो है एक समूह के सदस्यों के संबंध में अपरिपक्व या अनुकूल मत रखती है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ घटनाएं अनुकूल होती है या फिर कुछ जो है प्रतिकूल होता है, यानी कुछ पॉजिटिव होता है कुछ निगेटिव होता है। और यह एक समूह के मापदंडों से संबंधित होता है लेकिन रूढ़ि युक्ति नहीं होता है। तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। यहाँ पर 4 अंतर दिया गया है, आप जो अपने से 5-6 अंतर भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितना अंक वाले प्रश्न में ये पूछा गया। जैसे 5 अंक वाले में पूछा गया तो 1-2 अंतर आप बढ़ा करके लिखिएगा। अगर 2 अंक वाला में पूछा गया तो इतना अंतर जो है काफ़ी है, ठीक ना। आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है कि मनोवृत्ति के विभिन्न संगठनों का वर्णन करें। तो मनोवृत्ति के जो संगठक है वो 3 तरह के होते हैं। पहला आपका जो है संगठक होता है वो संज्ञानात्मक संगठक होता है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह मनोवृत्ति का पहला संगठक है और इसका संबंध क्या होता है, संज्ञान से होता है। जैसे हिंदू मंदिर को देखता है तो मंदिर को देखने के बाद उसमें सकारात्मक या अनुकूल ज्ञान होता है कि ये भगवान का पवित्र स्थान है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। लेकिन वहीं आगे कहा जा रहा है तो ये क्या होता है कि संज्ञानात्मक घटक होता है किसका, मनोवृत्ति का। लेकिन अगर वहीं कोई क्रिश्चियन हो गया, ठीक ना, अगर कोई क्रिश्चियन हो गया, ठीक, वो अगर मंदिर को देखता है तो ये समझता है कि एक साधारण मकान है और वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। तो इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक संगठक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अगला आपका भावात्मक संगठन का, तो कहा जा रहा है कि किसी मनोवृत्ति से उत्पन्न भाव को क्या कहा जाता है, भावात्मक संगठक कहेंगे। जैसे ऊपर के उदाहरण में जो हिंदू है वो क्या कर रहे हैं कि अनुकूलित रूप से जो है या अनुकूलन भाव तथा क्रिश्चियन का जो प्रतिकूल भाव हो गया,
यही हमारा क्या हो गया, भावात्मक संगठक हो गया। यानी हिंदू जो है वो अनुकूलन भाव अपना रहा है और मंदिर को देख करके हाथ जोड़ रहा है, लेकिन क्रिश्चियन को उस तरीके पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भावात्मक संगठक के रूप में काम करता है। और अगला आपका क्रियात्मक संगठक है। तो क्रियात्मक संगठक में ये बताया गया कि किसी उद्दीपन यानी कि जो उत्तेजनाएं हो गई उसके प्रति किए गए जो व्यवहार हो गया, या वही हमारा क्या कहलाता है, क्रियात्मक संगठक कहलाता है। जैसे कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिर के प्रति श्रद्धा से दोनों हाथों को उठा करके प्रणाम कर रहा है, तो दोनों हाथों को उठा करके प्रणाम करना, जोड़ना ही वो क्या हो गया, उसका क्रियात्मक संगठक हो गया। यानी कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है। इसी तरह क्रिश्चियन को कह रहा है कि क्रिश्चियन मंदिर के प्रति बिना किसी सकारात्मक व्यवहार किए ही वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। तो दोनों के व्यवहार को क्या कहा जाता है, मनोवृत्ति का क्रियात्मक संगठक कहेंगे। यानी क्रिश्चियन कोई मंदिर को देख करके उसमें कोई मतलब ऐसा चीज नहीं हुआ कि वो हाथ जोड़े मंदिर को तो आगे बढ़ गया, वो भी क्रिया किया। और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं वो मंदिर को देखे तो हाथ जोड़े, तो हाथ जोड़े वहां पर, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का वो भी काम हो गया। तो वही भी क्या कहलाएगा, हमारा क्रियात्मक संगठक कहलाएगा। तो ये सब हमारे क्या थे, मनोवृत्ति के संगठक थे। 3 तरह के होते हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस चैप्टर के ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। टोटल 11 क्वेश्चन थे इसमें, और टोटल 33 जो है 33 कह रहे हैं, टोटल जो है 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें थे। तो आप लोग जो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप लोग को PDF नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस फ्लोकर एकेडमी के नाम से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।